आम का वादा या मदर ऑफ ऑल रिजीम चेंज, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहे हैं? पाकिस्तान के लिए सिफारती आजमाइश, गजा अमन बोर्ड का हिस्सा रहें या ट्रंप की वॉर ऑफ विम से किनारा कशी इख्तियार करें? दुनिया मैदान जंग में किम जोंग उन वेटिंग लिस्ट पर, क्या शुमाली कोरिया को जंग का इनवाइट नहीं मिला? ये थी हमारी हेडलाइंस। मैं हूं अंबर शम्सी और ये है द ब्लू न्यूज रूम। और आज की टॉप स्टोरी, दुनिया भर की नजरें इस वक्त सिर्फ एक खित्ते पर है, मिडल ईस्ट, जहां एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसका ना कोई वाज़े मकसद नजर आ रहा है और ना ही कोई एग्जिट प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो वॉर्स ऑफ चॉइस यानी अपनी मर्जी से लड़ी जाने वाली जंगों को खत्म करेंगे और एक पीस मेकर बनकर उभरेंगे। Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. लेकिन गुज़िश्ता सिर्फ एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप एक और ऐसे अमरीकी वॉर मेकर प्रेसिडेंट बन गए हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जिसे मदर ऑफ ऑल रिजीम चेंजेस कहा जा रहा है। दुनिया भर में chaos है। ईरान की जानिब से गल्फ स्टेट्स पर ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। ग्लोबल इकॉनमी खतरे में है क्योंकि ये खित्ता तेल और तिजारत का मरकज़ है। अब हालात ये हैं कि कोई नहीं जानता ये सिलसिला कब रुकेगा। ट्रंप के हामी समझते थे कि वो फॉरएवर वॉर्स का खात्मा करेंगे, लेकिन उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। दरहकीकत वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर हैप्पी अमेरिकन प्रेसिडेंट साबित हो रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि नाइजीरिया, यमन और वेनेजुएला पर स्ट्राइक्स किए हैं। जॉर्ज बुश हो या बराक ओबामा, फॉरएवर वॉर्स की कीमत भारी रही है। लेकिन हालिया ईरान के साथ जंग में कुछ अंदाजों के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता 4 रोज़ में ही $2 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट ज़ाया कर दिया है। इस जंग को वॉर ऑफ विम कहा जा रहा है, यानी एक ऐसी जंग जो किसी ठोस हिकमत अमली के बजाय सिर्फ पसंद नापसंद पर मबनी है। लेकिन ये खपत किसकी थी? बहुत से नाक़दीन के मुताबिक इस जंग की सिमत तय करने में इजराइल का बड़ा हाथ है। सुनिए कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा। There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. यानी वो कह रहे हैं अमेरिका को मालूम था कि इजराइल कोई ना कोई कार्रवाई करने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिकन फौज पर हमलों का खतरा बढ़ जाना था। और अगर अमेरिका ने ईरान की जानिब से हमला करने से पहले निशाना ना बनाया तो अमेरिका का नुकसान हो सकता है। मतलब दुनिया को आग में झोंक दिया ताकि इजराइल की ठंड पड़े, और बहाना यह है कि हमने सिर्फ बचाव में पहल की है। जिस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के बाद रूबियो ने यह बताया, उस ही ब्रीफिंग पर सुनिए एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि ये मैसेजिंग जो उन्होंने सुनी थी वो बहुत कंफ्यूज थी, यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक कंफ्यूजन ज्यादा है। There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel, but if we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. वो कह रहे हैं कि ईरानियों की तरफ से अमेरिका का कोई फौरी ख़तरा या इमिनेंट थ्रेट नहीं था, और हमने इस ऑपरेशन के मकासद को 4 या 5 बार बदलते हुए देखा है। एक हफ्ते पहले बात ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत की हो रही थी, फिर कुछ दिन बाद मकसद बैलिस्टिक मिसाइल्स को ख़त्म करना बन गया। उसके बाद खुद प्रेसिडेंट के अपने अल्फाज में ये रजीम चेंज की बात थी।
और अब हम सुन रहे हैं कि ये ईरान के बहरी बेड़े को डुबोने के बारे में है। ये अब भी अपनी मर्जी से छेड़ी गई जंग यानी कि वॉर ऑफ चॉइस ही है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट दोस्त, दुश्मन और एलाइज सभी इस जंग का शिकार हैं और हमें डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर एहतियात के साथ चलना है। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड भी किया है। ट्रंप के नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के बिलावल साहब आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। आप चलते जाइए। मैडम, ये अब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगरचे वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप को सिंबॉलिकली अपना नोबेल इनाम गिफ्ट किया और उन्हें फीफा का पहला और शायद आखिरी पीस प्राइज भी मिल गया, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान इस वक्त गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी है। ये एक सेरेमोनियल बोर्ड है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को इससे अलग हो जाना चाहिए? हमने गजा में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अपनी फौज भेजने का वादा तो नहीं किया, लेकिन क्या इस बोर्ड में रहना हमारी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाता है? क्या पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक होना चाहिए और टेबल पर अपनी सीट बरकरार रखनी चाहिए, या फिर आइडियलिस्टिक होकर इस सेरेमोनियल बोर्ड से वॉक आउट कर देना चाहिए? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो इस जंग में कौन सा लीडर है जो तन्हा और लेफ्ट आउट नजर आ रहा है? हमारे व्हाट्स ट्रेंडिंग सेक्शन में जानते हैं। इस हफ्ते दुनिया की सियासत और मीम कल्चर सीधा आमने सामने आ गए। एक तरफ यूएस इजराइल की ईरान के साथ जंग ग्लोबल हेडलाइंस पर छाई रही, तो दूसरी तरफ इंटरनेट एक बिल्कुल नया एंगल ढूंढ लिया। जब से कॉन्फ्लिक्ट ने शिद्दत इख्तियार की है और ईरान ने रीजन में जवाबी हमलों के जरिए फाइट बैक किया है, सोशल मीडिया पर एक अजीब लेकिन दिलचस्प ट्रेंड वायरल हो गया है और इस ट्रेंड के मरकज में है किम जोंग उन। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्म्ड लीडर जो आमतौर पर मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर पोस्टरिंग की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, इस दफ़ा बैटलफील्ड से बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। और बस यहीं से मीम कल्चर ने एंट्री मारी। इंटरनेट ने फौरन फैसला सुना दिया कि सर को इनवाइट नहीं मिला। इंटरनेट पर मीम्स किम को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे वो बच्चा हो जिसके पास सबसे बेहतरीन खिलौने हों, लेकिन उसे पार्टी में इनवाइट ही ना किया गया हो। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, किम जोंग उन फील्स लेफ्ट आउट। कुछ मीम्स में किम को रेडार स्क्रीन्स को बेचैनी से देखते हुए दिखाया गया है। कुछ कैप्शंस में लिखा हुआ है कि वो हर कुछ सेकंड्स बाद व्हाट्सएप रिफ्रेश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि नोटिफिकेशन आए, यू हैव बीन इनवाइटेड टू द वॉर। दूसरी मीम्स में वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कैप्शंस के साथ जैसे न्यूक्स रेडी, स्टिल नो इनवाइट, या सर स्टिल नो मिसाइल्स हेडेड आवर वे। ये ह्यूमर उन्हें एक जियोपॉलिटिकल बायस्टैंडर के तौर पर पेंट करता है जो ग्लोबल स्केल फोमो का शिकार है। नॉर्थ कोरिया के लीडर जो अक्सर अपनी प्रोवोकेटिव पॉलिसीज और मिसाइल लॉन्चेस की वजह से ग्लोबल टेंशन का हिस्सा बनते रहते हैं, इस मर्तबा जैसे साइड लाइन्स पर खड़े नजर आ रहे हैं, कम से कम इंटरनेट की नज़र में। जस्ट लाइक दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप चैट चल रही हो और किम का नंबर ऐड ही ना हुआ हो। फिलहाल रीजन में सूरत हाल नाजुक है, दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि किम का इनवाइट अभी तक पेंडिंग है। अब देखना यह है कि वो खुद वॉर पार्टी क्रैश करते हैं या इनविटेशन का इंतजार ही करेंगे। That's it for today। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। Thank you for watching।